सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और याद होगा मैंने कहा था कि कुछ साइक्लॉइड प्रॉब्लम्स मैग्नेटिज्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैं मैग्नेटिज्म का साइक्लॉइड प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। और जिस बुक से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, बहुत महान किताब है। मतलब कि पहले के ज़माने के, मेरे ज़माने के और मुझसे पहले ज़माने के जितने भी आईआईटियंस हैं, सारे आईआईटियंस मान लो इसी बुक ने प्रोड्यूस किए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ HCV की, HC वर्मा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है HC वर्मा का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। ठीक, इससे पहले कि कोई बच्चा मन में ये सोच रहा हो कि अरे HCV तो मेंस लेवल होती है, मैं इस वीडियो को क्यों ही देखूं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा सोच रहा है तो यार एक सिंपल सा चैलेंज है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो अभी वीडियो पॉज करके ट्राई करके देख लो। आपको पता चल जाएगा कि ये इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये मेंस लेवल नहीं है ना। इस क्वेश्चन को आप इजीली एडवांस लेवल ट्रीट कर सकते हो। ठीक, तो मान के चलते हैं इतनी देर जो मैंने बकबक की उतनी देर में आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है ओरिजिन से, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी और मैग्नेटिक फील्ड भी थी। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन दिया हुआ डायग्राम में आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है अलॉन्ग माइनस जे कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब कि माइनस के कैप में। फिर हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस क्वेश्चन का मतलब समझो, हमने प्रीवियस वीडियो में साइक्लॉइड की बात की थी और जैसा कि महान HC वर्मा जी ने यहाँ पर ऑलरेडी हिंट कर दिया है कि ऐसा कुछ गया है, ये है ना, ये पाथ इन्होंने हिंट कर दिया है। तो ये ऐसा कुछ साइक्लॉइड होता होगा, यहाँ पे ये ऐसे आगे गया होगा। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट टाइम जब इसका वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, देख सकते हो यहीं पे होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है। तो यहीं पर होने वाला है ऐसा कि जब इसकी वेलोसिटी जो है फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, आसान भाषा में Vx होगा एंड जो Vy है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस मोमेंट की बात की जा रही है। तो इस मोमेंट पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि y कोऑर्डिनेट पूछा है? y कोऑर्डिनेट ही पूछा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग y एक्सिस पूछा है, मतलब वही बात हो गई, y कोऑर्डिनेट पूछा गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल है सॉल्यूशन, मतलब स्टार्टिंग बहुत आसान है सॉल्यूशन की। क्या करते हैं अपन, एट टाइम t पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं। लेट से पार्टिकल की वेलोसिटी है Vxi प्लस Vyj, ऐसा मान लेते हैं। उसके बाद हम पार्टिकल पर सिंपल नेट फोर्स लिखते हैं। तो पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है वो होगा QE प्लस QV क्रॉस B, यही होता है, सबको अच्छे से पता है। नेट फोर्स की जगह मैं लिखूंगा सिंपल मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में। Q जो है माइनस E रखा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड था इसलिए मैंने E माइनस जे कैप लिखा। तो ऐसा लिखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आगे बढ़ता हूँ, Q का वैल्यू रखूँगा मैं माइनस E, देन फिर से V का वैल्यू जो कि मैंने एज्यूम किया था Vxi प्लस Vyj, ऐसा होगा। क्रॉस B की बात करें तो B को लिख सकता हूँ मैं B माइनस के कैप, ऐसा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं अगेन, तो यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, M को उधर भेज दे रहा हूँ, तो बन रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E बाय M जे कैप प्लस E बाय M टाइम्स, अब करना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया है। अब सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो पहले इसका और इसका करने जा रहा हूँ। तो ये बनेगा Vx B और I क्रॉस K हुआ होगा। ठीक है, I क्रॉस K क्या होता है, ये I है, ये K है, तो I क्रॉस K होता है माइनस J। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ मैं अपना हाथ तो दिखा नहीं सकता ना, तो राइट हैंड थंब रूल आपको खुद लगाना पड़ेगा I क्रॉस K करने के लिए। हाथ दिखा रहा होता तो मैं राइट हैंड थंब रूल लगा के बता दिया होता। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ये बनेगा Vy इंटू बी, फिर आएगा J क्रॉस के तो I होता है,
अगेन चेक कर लेना चाहिए, ये है जे, ये है के, हाँ जे क्रॉस के आई आएगा। तो ये आया इसका एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या करें अपन, जे कैप वाले जो टर्म्स है वो उनको इकट्ठा कर लें। तो बनेगा वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा ई वी वाई बी बाय एम आई प्लस, फिर से ई बाय एम कॉमन किया मैंने और उसके बाद लिखा मैंने ई माइनस वी एक्स बी जे कैप, ऐसा होगा। एक बार चेक कर लें सही लिखा है कि नहीं, ई माइनस वी एक्स बी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा ये x वाला एक्सेलरेशन है और ये y वाला एक्सेलरेशन है। तो जो x वाला एक्सेलरेशन होता होगा ये वाला, ये x वाला एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता होगा, डी वी एक्स बाई डी टी के, है ना। और वैसे ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होती होगी, ये होती होगी डी वाई बाय डी टी के इक्वल, ऐसा होगा, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ से हमको दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। एक इक्वेशन तो ये हुई कि डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू वी वाई बी बाय एम, और दूसरी इक्वेशन हो गई डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाय एम ब्रैकेट ई माइनस वी एक्स बी। अब आप ऐसे सोचो कि देखो दो अननोन है और दो इक्वेशंस हैं अपने सामने, तो सॉल्व तो हो जानी चाहिए। अब बस दिमाग लगाना है कैसे सॉल्व होगी। पक्की बात है एलिमिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, एक से उठा के दूसरे में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पर मुझे आइडिया आता है कि इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूँ। तो डिफरेंशिएट करूँगा तो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा और वी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी, और फिर यहाँ से उस वैल्यू को फिर से मैं यूज़ कर लूँगा। मान के चलता हूँ समझ में आती होगी बातें। तो इसी को मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये बना डी टू वी बाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई बाय एम ब्रैकेट ज़ीरो माइनस बी टाइम्स डी वी एक्स बाई डी टी, ऐसा होता, ठीक है। इसके बाद डी वी एक्स बाई डी टी का वैल्यू देख सकते हो, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, उसको मैं यहाँ रखूँगा। तो ये बनेगा डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू वी वाई, ऐसा हुआ। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन आई है, या छोड़ो इक्वेशन को, इसको देखो, ये बी क्यू बाय एम का होल स्क्वायर है ना, ये बी क्यू बाय एम का होल स्क्वायर, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो बी क्यू बाय एम हुआ करता था उसको तो हम ओमेगा बोलते थे ना, ठीक। अब मैं कहता हूं कि एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ गलती से y लिख दिया है ना, ये वी वाई है, ध्यान रखना है, ये वी वाई है। वो क्या है, एस एच एम घुसा हुआ है ना दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली दिमाग एस एच एम में जाता है, ऑटो करेक्ट हो गया था। यहाँ भी वी वाई होगा, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो ये जो लिखा हुआ है ये बी क्यू बाय एम का होल स्क्वायर है, क्यू फॉर चार्ज, और बी क्यू बाय एम को क्या बोलते थे हम, ओमेगा बोलते थे। तो इसकी जगह मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब मैं कहता हूँ ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन तो एस एच एम से मैच कर रही है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी एस एच एम वाला होना चाहिए। तो लिखा मैंने वी वाई इज इक्वल टू समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, यहाँ समथिंग में फाई आता है, सबको पता है, ठीक है। तो मैं फाई नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख देना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल सी बात यहाँ पे कहूँगा, देखो जब एट टी इक्वल टू ज़ीरो पर पार्टिकल स्टार्ट किया था तो टी ज़ीरो पर वी वाई क्या होना चाहिए, ज़ीरो, ठीक है। तो ज़रा सोचो, अगर आप यहाँ पर टी ज़ीरो रखते हो और टी ज़ीरो करने से अगर ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो यहाँ पर फाई है वो भी ज़ीरो ही रहा होगा, है ना। चाहो तो चेक कर लो आप कि टी ज़ीरो पर वी वाई इज़ ज़ीरो, तो फाई क्या होगा, ज़ीरो। अब अगेन हो सकता है कोई बच्चा मन में सोच रहा हो कि नहीं सर पाई भी तो हो सकता है, साइन पाई भी तो ज़ीरो होता है ना, हो सकता है कोई बच्चा ये सोच रहा हो। तो उसके लिए बड़ा सिंपल आंसर मेरे पास, जाओ एसएचएम जाके पढ़ो, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ज़ीरो और पाई जो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसमें से सही वाली पॉसिबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। एसएचएम में पढ़ाया जाता है हाउ टू कैलकुलेट फाई प्रॉपरली। तो अगेन अब मैं यहाँ एसएचएम तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। एसएचएम
का मे बी एक डिफरेंट वीडियो हो सकता है। तो मैं यहाँ SHM थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये मान के चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको SHM आता होगा। ठीक, तो वापस ट्रैक पे आए, तो मैंने कहा t0 पर Vy होना चाहिए 0, तो पक्की बात है यहाँ 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मैंने डायरेक्टली 0 ही बोल दिया उसको, ऐसा हुआ। अब यहाँ एक और अननोन है हमारे पास जो कि V0 है, ये नहीं पता, ये कैसे पता चलेगा? तो बड़ा सिंपल है, इसको अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे मिलना चाहिए AY, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? V0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, उसके बाद में यहाँ बात करूँ t0 की, तो देखो t=0 पर जो पार्टिकल था ना उसको रिलीज किया गया था, तो पार्टिकल पर सिर्फ एक ही फोर्स था, कौन सा? QE वाला। t0 पर पार्टिकल को रिलीज किया गया था, या फिर एक काम करता हूँ ना, इतना क्यों समझा रहा हूँ, यहाँ आ जाता हूँ मैं कहने जा रहा हूँ आपसे कि t=0 पर पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, तो t=0 पर ये टर्म थोड़ी रहा होगा। तो t0 पर पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन होता होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होता होगा, ये वाला। और ध्यान से देखो ये एक्सेलरेशन किधर है? -j में, मतलब t0 पर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो ये था, ऊपर से ये गलती से -j बोल दिया मैंने, शायद +j है। तो t0 पर ये तो 0 और पार्टिकल के पास ये एक्सेलरेशन है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। हम कहेंगे t0 पर पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन था वो E/m था, जो कि अलॉन्ग j कैप था, और क्योंकि अलॉन्ग j कैप था तो इसी को मैं AY बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ यूज़ करें तो क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा E/m इज इक्वल टू V0 ओमेगा कॉस 0, कि t0 रखा है, तो यहाँ से हमको V0 का वैल्यू मिल गया। क्या मिल रहा है? ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है BQ/m। ठीक है, तो ये E/m कट जाएगा और V0 का वैल्यू आ गया जो कि E/b है। अब अगर V0 आ गया तो मान के चलते हैं Vy ही आ गया है ना, जो अपना Vy का एक्सप्रेशन था उसमें V0 ही तो मिसिंग था ना। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैंने रखा यहाँ पे और वहाँ से एक्सप्रेशन लेके आया मैं इधर, तो यहाँ से Vy को मैं बोल सकता हूँ Vy इज इक्वल टू E/b साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसके बाद सॉल्यूशन ख़त्म कर सकता हूँ। Vy देखो अगर आ चुका है तो इसको इंटीग्रेट करूँगा y आ जाएगा, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे सॉल्यूशन ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताना चाहता हूँ। देखो कि अगर Vy आ चुका है तो सीधी सी बात है उसको यहाँ पे रख के Vx भी निकाल सकते हो, है ना। मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूँ, इतना आप कर सकते हो, है ना। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो यार, इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर Vy आ चुका है तो आप इसको यहाँ पर रख के Vx भी निकाल सकते हो। ठीक है, और सोचो अगर आपने यहाँ से Vx निकाल लिया तो फिर से आप उसको इंटीग्रेट करके x भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आप पार्टिकल का सब कुछ निकाल सकते हो, Vx निकाल सकते हो, Vy निकाल सकते हो। लिखना चालू करूँ अगर मैं, तो मैं कह रहा हूँ Vy आ चुका है, उससे Vx आ सकता है, Vx से x आ सकता है, Vy को ही इंटीग्रेट करके y आ सकता है। तो पार्टिकल का लोकेशन, पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसी भी टाइम t पर वेक्टर फॉर्म में i और j के फॉर्म में, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो सब कुछ यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करना और देखना कैलकुलेट करके क्या आता है। और अगर मान के चलो आपने कुछ कैलकुलेट किया और कमेंट सेक्शन में वो एक्सप्रेशन अगर लिखना पॉसिबल है तो कमेंट कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ऑडियंस जो है थोड़ा खुद से भी मेहनत करती है। तो कमेंट करना चाहो तो ये चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो ना कि Vx कितना होगा तो x कितना होगा, क्योंकि ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। मैं सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उस पर आ रहा हूँ कि Vy को ही अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे y मिलना चाहिए, जो कि होगा E/b साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t,
ऐसा होगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस छोड़ो इंटीग्रेशन क्यों बताऊं मैं, है ना, मैं मन में इंटीग्रेट करूंगा भाई, ऐसी थोड़ी जेई की तैयारी होती है ना, इंटीग्रेशन भी आता होगा आपको। तो ये आ गया y का वैल्यू, ठीक है। अब y का वैल्यू आ तो गया, लेकिन इसमें t भी तो रखना पड़ेगा ना, टाइम का वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा। तो हमको कौन सा टाइम रखना पड़ेगा, हमको यहां पर वो इंस्टेंट ऑफ टाइम रखना पड़ेगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा रहा होगा, ऐसा ऐसा बोले तो, ऐसा बोले तो जब वी वाई जीरो रहा होगा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, वापस से आए वी वाई के एक्सप्रेशन में, ये रहा। आप सोचो, आपने इसको ऑलरेडी एक बार ज़ीरो यूज़ कर लिया जब ज़ीरो बोला था इसको, ठीक है, टी ज़ीरो की बात है। तो सोचो अगर ये एक बार टी ज़ीरो पे ज़ीरो हुआ, मतलब साइन ज़ीरो पर ज़ीरो हुआ, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कब होगा ये ज़ीरो, जब इसका वैल्यू पाई होता होगा। समझ में आता होगा, मान के चलते हैं, है ना। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, एक बार और मैं याद दिला दूं आपको कि जब ये पार्टिकल ऐसा गया तो इसका वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ Vx में होना चाहिए और Vy में ज़ीरो होना चाहिए। तो Vy में ज़ीरो कब होगा, जब ये क्या हो जाए, पाई हो जाए। तो ओमेगा टी की जगह मैं यहाँ पे पाई रख दूंगा, इस ओमेगा टी की जगह पे क्या रख दूंगा, पाई। तो देख सकते हो ओमेगा टी की जगह अगर मैं पाई रखता हूँ तो ये बनेगा कॉस पाई, है ना, एंड कॉस पाई क्या होगा, -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा 2e/b, और फिर से ओमेगा का वैल्यू रख दिया मैंने bq/m। तो अपना आंसर होगा, जो फाइनल आंसर अपना होगा वो होगा y इज इक्वल टू 2em/b²e। ठीक है, तो ये अपन ने बहुत छोटी सी चीज़ कैलकुलेट की है। इस क्वेश्चंस के बेसिस पर और भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो इंस्टेंट ऑफ टाइम बता दो कि जब इसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाए, या वो इंस्टेंट बता दो जब 53 डिग्री बनाए, या वो इंस्टेंट बता दो कि जब इसने 37 डिग्री बनाया हो। और ये सारे इंस्टेंट एक बार थोड़ी होते होंगे, ये तो कई बार होता होगा, क्योंकि ये तो ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, ये पूरा मोशन ही खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये कई बार होता होगा। तो बोल देगा कि फर्स्ट टाइम कब हुआ है, इतना एंगल बता दो, या सेकेंड टाइम कब होगा ये बता दो, या थर्ड टाइम कब होगा ये बता दो। तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सुनो थोड़ी ज्ञान की बात, यहाँ पर अगर हम चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो मान लो अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल x, y पे चला गया एट टाइम t, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो इस पे लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस मैग्नेटिक फोर्स का वर्क जीरो होता है, सबको अच्छे से पता होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क क्या लिखूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, है ना। वर्क का डेफिनेशन यूज कर लिया कि वर्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स। तो ऐसे वर्क लिख सकते हैं जो कि ½ माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज़ीरो। तो ऐसे आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका वेलोसिटी भी लिख सकते हो या स्पीड भी लिख सकते हो। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम गलत बोल दिया मैंने, किसी y कोऑर्डिनेट पे, मतलब इसी में अगर इसने सिंपली ये पूछा होता कि पार्टिकल जब x, y पे पहुंच जाएगा तो आप इसका स्पीड बता दो, अगर सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाता तो हम इतना ताम झाम अवॉइड कर सकते थे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से डायरेक्टली अपना v आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ y। समझते होगे बात को। और ये तो बच्चे लोग लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, हम जो बड़े लोग होते हैं हम लोग तो इस v को इस नज़र से देखते हैं। देखो हम बोलते हैं देखो भाई इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी ना, एक ही फोर्स ने वर्क किया, तो हम v को इस नज़र से देखते हैं √2gh। अब g क्या होता था, पहले एक्सेलरेशन होता था, है ना, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। तो मैं क्या करूँगा, g को रिप्लेस करके एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड रख दूंगा, ऐसा।
और एच को रिप्लेस करके क्या रख दूंगा, वाई रख दूंगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा ये, मतलब इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है फिर। तो मान के चलते हैं कुछ ना कुछ नया या पुराना जो भी नॉलेज है आपको मिला होगा। और उन बच्चों के लिए बुरा लगता है जो मतलब नाम सुनते ही वीडियो स्किप मार देते हैं कि अरे एचसीवी का प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा कई बच्चे करते हैं, मुझे पता है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं तो। एचसीवी का डाउट, मतलब एचसीवी का अगर डाउट आता है तो उनको शर्म आ जाती है कि अरे मुझे इतने महान, मेरे जैसे इतने महान इंसान को एचसीवी का डाउट कैसे आ सकता है। कई बच्चे अपने आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं। तो अच्छी किताब है, ट्राई करना चाहिए। सॉल्ड एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं उसमें। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।